दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, यूपी के जो बाई इलेक्शन है उसमें 20 तारीख में वोटिंग उन 9 विधानसभा चुनाव विधानसभाओं में हो जाएगी। और ऐसे में विधानसभा का जो गणित है उस पर तो कोई ऐसा कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने का कि उस बहुमत से सरकार योगी आदित्यनाथ जी की चल रही है यूपी में। और लेकिन बात ये 9 बाई इलेक्शन का जो राजनीतिक महत्व है वह बहुत बड़ा है। इससे कहीं न कहीं एक अनुमान लगेगा कि प्रदेश की राजनीति में किस तरह का परिवर्तन आ रहा है या अभी परिवर्तन आने में भी समय है। मतलब जो समाजवादी पार्टी का दावा है कि हम 9 में से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, और बीजेपी का भी दावा है कि हम 9 में से ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे। तो तमाम तरह के दावे समाजवादी पार्टी और बीजेपी के मध्य हैं, क्योंकि यही दोनों मुख्य रूप से इन 9 विधानसभा सीटों पर मुकाबले में हैं। हालाँकि एक मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, वह लोकदल के सिंबल पर बीजेपी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। लेकिन वो भी बीजेपी में जो रही थी वही प्रत्याशी लोकदल के सिंबल पर मीरापुर में है। तो मतलब आमने सामने की एक तरह से लड़ाई है बीजेपी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट समाजवादी को पार्टी को इन चुनावों के अंदर दिया हुआ है। ऐसे में आखिरकार विधानसभा उपचुनाव का गणित क्या है, किस तरह का राजनीतिक महत्व है, आखिरकार क्यों इतने महत्वपूर्ण बाई इलेक्शन के चुनाव हो गए हैं यूपी की राजनीति के दृष्टिकोण से, और कौन जीतेगा कौन हारेगा, यह भी एक बड़ा सवाल यूपी की राजनीति में लगातार लग रहा है। और साथ ही जिस तरह की बयानबाजी सामने आई है, नारेबाजी सामने आई है, नए नए नारे गढ़े गए हैं यूपी की राजनीति को लेकर, तो तमाम तरह के उहापोह की भी स्थिति भी मतदाताओं के मन में भी है कि आखिरकार पीडीए का फार्मूला जो अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं, क्या वह फार्मूला चलेगा इन चुनाव में, या बीजेपी का जिस तरह की राजनीतिक एक नैरेटिव सेट कर रही है हिंदुत्व की, क्या वह भी इन विधानसभा चुनाव के अंदर दिखाई देगा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उन्हें कार्य शिकस्त मिली, वह सेकंड नंबर की पार्टी यूपी में बनकर रह गई पार्लियामेंट चुनाव में, तो उनका भी लगातार बहुत सारा दाव इन उपचुनाव में लगा हुआ है। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और खासतौर से यूपी की राजनीति को जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार आज इस चर्चा में शामिल है। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ मुकुल त्रिपाठी जी लखनऊ से जुड़े हैं, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, अनेक वर्षों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो मुकुल जी, क्या लगता है आपको वर्तमान परिदृश्य जो उत्तर प्रदेश की राजनीति का है किधर जाता हुआ आपको दिखाई देता है, बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में, कि यूपी की राजनीति की दिशा किस तरफ जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए प्रशांत जी, दर्शक भी अखबार पढ़ते हैं और सब देख रहे हैं। और इस वक्त मामला कांटे की टक्कर का है। दो सीटें आप बीजेपी के झोली में डाल सकते हैं, जो एक तरह से कहा जाता है गाजियाबाद हो गई। और आपका लड़ाई कुछ हद तक एक ही आप मानिए। और समाजवादी पार्टी को आप करहल छोड़ दीजिए। करहल और जो इनकी इटावा की एक सीट है, और उसमें छोड़ के बाकी सब जगह 1-to-1 फाइट दिख रही है। हाँ, आज एक बढ़िया एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें मीरापुर पे पूरा फोकस मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने किया। आज एक रैली की, अखिलेश यादव वहां पहुंचे, ओवैसी पहुंचे, और साथ में जयंत चौधरी ने एक रोड शो किया। तो ये दर्शाता है कि ये सीट कितनी फंसी हुई है, कहिए कांटे की टक्कर है, कहिए कोई भी इस सीट के लिए श्योर नहीं है कि हम ये सीट आसानी से जीत लेंगे। क्योंकि मीरापुर पहले रालोद की थी, याद होगा। उसके बाद वो लोग बीजेपी में आ गए, वहां से जो प्रत्याशी थे वो सांसद बन गए। तो ये चीजें घटनाक्रम बताता है कि कोई भी एक अपने जो प्रतिद्वंदी पार्टी है उसको हल्के में नहीं ले रहा है। अब एक और बात आती है ओवैसी की। आज ओवैसी ने लगातार बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों पर हमला किया। उन्होंने ओवैसी ने कहा कि बीजेपी तो समाज को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान का जो उनका फैक्टर चलता है वो। और दूसरा उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की के शासन में दंगा हुआ था, याद होगा, दंगा हुआ था। तो उसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को लेकर भी इन्होंने काफी हमला बोला। तो ओवैसी का ये हमला बोलना किस पक्ष को मदद करेगा, ये देखना होगा। अगर जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो समाजवादी पार्टी में जो एक तबका जिसे कहते हैं समाजवादी पार्टी के साथ रहता है, वो अगर छिटकता है तो किधर जाएगा? क्या वो ऐसी की बातों पे यकीन करेगा? हालांकि इतना पानी गुजर चुका है, इतनी चीजें खत्म हो चुकी है कि अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहता। तो जिसे कहते हैं आप कि किसी चोट को कुरेदना होता है, तो ओवैसी आज उस चोट को कुरेद कर चले गए। तो ये देखना हम लोग के लिए रहेगा कि मीरापुर एक बड़ी की फैक्टर की सीट है कि जिसके पास जाएगी
हमें लगता है कि प्रदेश का रुख पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी सभी सीटें अमूमन हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। और ऐसे में तीनों तीनों का एक साथ आना, तीनों के आप चारों, रालोद चूंकि बीजेपी के साथ है, तो जयंत चौधरी का आज जो रोड शो हुआ, वो रोड शो कितना असर करेगा, और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की रैली ये क्या असर करती है, वो दोनों एक ही तरफ है। अखिलेश यादव का जाना, ओवैसी का आग में घी डालना, ये चारों फैक्टर मीरापुर में आ चुका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि मीरापुर बड़ा चुनाव का फोकस भी बड़े बड़े सभी नेताओं का हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वहाँ कांटे का मुकाबला तो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और जिस तरह से बीजेपी और जो लोकदल है वह चाहती है कि मीरापुर की सीट उनके पास ही रहे, वहीं समाजवादी पार्टी ने पूरा जोर इस सीट पर लगा दिया है। और वहाँ के जो राजनीतिक क्वेश्चन है भाई बड़े रोचक हैं। अगर हम देखें तो जिस तरह से वहाँ पे राजनीतिक पूरा जो समीकरण बन रहे हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। ये बड़ी एक संभावना लोग व्यक्त कर रहे हैं, चुनाव किधर भी जा सकता है। लेकिन आखिरकार ऐसे कौन से कारण, ओवैसी भी उस क्षेत्र में आके प्रचार करके जा रहे हैं, और चंद्रशेखर रावण भी कहीं ना कहीं जो उनकी जो सक्रियता है वह भी समाजवादी पार्टी के लिए परेशानी कारण बन रही है। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए कोई भी, ये जितनी 9 सीटें हैं, 9 सीटों पे कोई भी सीट ऐसी नहीं है कि जो पार्टी सोचे कि हम आराम से, गाजियाबाद को आप छोड़ दीजिए, गाजियाबाद और अखिलेश यादव दो ऐसी सीटें हैं जिनपे कोई मुकाबला नहीं है। बचती है 7 सीटें। 7 सीटों में जाहिर बात है कि हर पार्टी, खासकर चूंकि सरकार बीजेपी की है, तो जो जितना भी ये लेट चुनाव हुआ है, बीजेपी ने अपने नंबर गेन करने की कोशिश की है, वो विकास कार्यों से हो, वो जो लोकसभा का एक परिणाम अप्रत्याशित समाजवादी पार्टी के फेवर में गया, और जो झटका बीजेपी को लगा, उससे हम लोग को पहले भी लग रहा था कि चुनाव लेट होंगे, और चुनाव हुए लेट। उसमें भी आप जैसे फैजाबाद की सीट, आप अयोध्या वाली छोड़ दीजिए उसको, वो भी रुक गया। उसके कारण क्या है वो भी अब सब जान चुके हैं, उसके बारे में बहस करने की जरूरत नहीं है। जिसने मुकदमा किया वो मुकदमा वापस लेने के लिए कह रहा है। तो चीजों को हमेशा ये होता है कि जैसे एक आरोप लगते हैं कि बीजेपी अपने हिसाब से सारे पत्ते सेट करती है, तो ये सेटिंग का ही एक मामला है कि इतना समय मिला, और इस समय मिलने का सबसे बड़ा अगर फायदा होगा किसी को, तो बीजेपी को होगा। अगर बीजेपी को नहीं होता ये फायदा, तो विश्वास मानिए, सत्ता फिर सत्ता की जो नींव है, बीजेपी के जो सत्ता है उसकी जो नींव है, उसमें एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, एक दरार आ चुकी है, और ये ध्वस्त हो जाएगी 2027 में। अगर ये 7 सीटें जीतते हैं, 2 सीटें तो मैंने हटा दी, अगर इसमें से 7, 6 कुछ भी योगी आदित्यनाथ जीतते हैं, तो जाहिर बात है कि फिर बीजेपी बहुत ही, मतलब यूपी में इस नेतृत्व को केंद्र में एक महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा, और योगी जी की जो छवि है वो और मजबूत होगी, क्योंकि डायरेक्ट अब जो एक सरकार की अपनी एक इमेज होती है, ये उस पे एक प्रश्न लग जाएगा अगर ये हारते हैं तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ हो चाहे उनके सारे मंत्री हो, सारे लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं। और ये चीजें अब आगे आने वाले समय में हम लोग को देखनी पड़ेगी कि क्या रुख किस तरफ रहता है जनता का। जनता बदलाव चाहती है तो जाहिर बात है चीजों को बदलेगी, और अगर इस नेतृत्व पे वो विश्वास कर रही है, तो जाहिर बात है फिर वो 6 से 7 सीटें मिनिमम आपको मान के चलिए बीजेपी अपने फेवर में ले जाएगी। सब लोग जानते हैं कि सरकार रहती है तो क्या असर रहता है, अधिकारी हाँ, कैसे बाय काम इलेक्शन के करते पास हैं। फिर हाँ, बाय इलेक्शन में आरोप भी लगते हैं, बाद में आरोप लगेंगे, अभी तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा फिर आरोप भी हम लोग लगना देखना शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहीं का नहीं, ये बात सही कि बाई इलेक्शन कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के फेवर में ज्यादातर जाते रहे, इतिहास ही है। लेकिन जिस तरह से यूपी की राजनीति दो एकदम से ध्रुवों में विभाजित दिखाई देती है, या तो बीजेपी के साथ में या समाजवादी पार्टी साथ में, तो दो ध्रुव में से भी इसमें यूपी की राजनीति केंद्रित होती जा रही है। ऐसे में एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, कुछ दिनों में आजम खां को लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हो गई हैं एकदम से। उनके बेटे का इंटरव्यू आता है, उनकी पत्नी का इंटरव्यू आता है, बोला है, अखिलेश यादव भी संपर्क स्थापित करते हैं, चंद्रशेखर रावण भी वहां जाते हैं। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आजम खां एकदम से राजनीति की चर्चाओं में आ गए हैं? ऐसा क्या राजनीतिक कारण आप देख पाते हैं? देखिए, आजम खान का जो एक पूरा मैटर था, वो आजम खान का मैटर काफी हद तक चीजों को शुरुआत में तो लगा था कि जब ये आजम खान को जिस तरह से जेल में भेजा गया, जमानत हुई, सारी चीजें हुई, फिर उसके बाद जो घटनाक्रम चला है, उससे लग रहा था बीजेपी को बहुत फायदा हो, समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा होगा। और बीजेपी को यह लग रहा था कि जो
हार्डकोर हिंदुत्व है, आजम खान पे कार्रवाई पे वो हिंदुत्व एक हो जाएगा। और मुरादाबाद में जो जो रिजल्ट आया उससे बीजेपी बहुत खुश हुई थी। मुस्लिम बाहुल्य होते हुए भी सीट अगर बीजेपी निकाल लेती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज कहलाई जाती है। आरोप बहुत सारे लगे थे, टीवी पे बहुत सारी फुटेज आई थी, मुसलमानों को घर से निकलने नहीं दिया गया, पुलिस वालों ने वापस भेज दिया, इलेक्शन प्रभावित किया, वोटिंग बेसिकली। लेकिन ये आरोप ही लग रहे, उसकी कोई जांच भी नहीं हुई और उसका कोई रिजल्ट भी नहीं आया। तो जाहिर बात है कि 1 रन से जीतिए चाहे 10 रन से जीतिए, मैच आपने जीत लिया, वो कुछ भी आपने करके जीता। लेकिन उसके बाद आपको याद होगा कि जो हाल लोकसभा में हुआ वो ऊपर से लेके नीचे तक पूरी बीजेपी हिल गई थी। हम लोग भी यहां बैठ के बात करते थे कि अखिलेश बढ़ेंगे, कांग्रेस की उम्मीद नहीं थी, अखिलेश की भी इतनी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जिस तरह से टिकट का बंटवारा किया अखिलेश ने, वो बड़ा की फैक्टर था। जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां उन्होंने किसी और वर्ग को दे दिया टिकट कि आप अपना वर्ग लाइए, साथ में मुस्लिम यादव अनवाई फैक्टर लग जाएगा, आप जीत जाएंगे। अगर वहीं वो मुस्लिम को देते तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ वोट छिटकता। तो ये कॉम्बिनेशन, जो एक डेडली कॉम्बिनेशन अखिलेश ने फर्स्ट टाइम एक प्रयोग किया, ये काफी हद तक सफल रहा। और यही देखने वाली बात रही कि यहां पे बीजेपी बीजेपी को बहुत बुरी तरह से परास्त किया। जो कई सालों तक आने वाले जो 4 साल 5 साल जब इलेक्शन बाद हो, जो 29 में होगा, ये तब तक बीजेपी को सालता रहेगा। और ये ऐसा दर्द है कि बार बार उस पर विरोधी उसको पिंच करेंगे और बीजेपी करा उठती है, खासकर यूपी में। बाकी जगहों पे आप देखिए तो 40-60 सीटें कम होना मजाक नहीं होता है किसी दल के बिल्कुल। लिए। और आज की डेट में जो सरकार है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से आज बैसाखी पे है। तो यहां का जो एक कहा जाता है कि यहाँ के यूपी जो है प्रधानमंत्री बनाता है, तो ये चीज सफल हुई। बने प्रधानमंत्री मोदी जी, लेकिन उनको बिना सहयोग के, अगर नीतीश कुमार ना टूटते, नायडू को साथ ना लाते, तो शायद ये संभव ना होता, क्योंकि अकाली दल और वो सब पहले ही चटक चुके थे। तो चीजों को आज भी जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, विपक्ष इसको उठा भी रहा है, गृह मंत्री लगातार बैठक ले रहे हैं, आज तक सुलग रहा है और पूरा देश देख रहा है। ये सब चीजें देखिए, राज्य स्तरीय चुनाव में जो हम लोग के विधानसभा के होते हैं उसमें बिल्कुल मैटर नहीं करता है। लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है जो देखता है नेतृत्व किसका है। जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो देखता है क्या ये सही हो रहा है। हालांकि केंद्र की इसमें कोई योगदान नहीं है और अमित शाह भी लगातार उसके लिए बैठक कर रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी इसका मुद्दा उठाया गया है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। तो मुसलमानों को हो चाहे अन्य जातियों को, जो भी पीड़ित वर्ग है वो पीड़ित वर्ग यही कर रहा है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तमाम तरह की राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इन चुनाव का क्या महत्व है आपने बताया। अच्छा, एक बात अगर हम देखें कि जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति है, जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, एकदम सतह पे पूरी आपस में जो उनकी मनभेद थे या गुटबाजी कह लीजिए, कलह थी आपस की, वो सतह पे आ गई थी और सबने देखा कि किस तरह से मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके जो अंतर विरोध थे आपस के, जो आपस के उनके जो भी मतभेद थे, है ना, वो सबके सामने स्पष्ट रूप से थे। और अभी हाल ही में जो योगी जी ने जो नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे, तो केशव प्रसाद मौर्य ने उसकी अलग लाइन पकड़ी अपनी। उन्होंने मोदी जी का नारा एक है ना सेफ में का, उसके पक्ष में वह खड़े हो गए। तो आपस में जो शीर्ष नेतृत्व है उत्तर प्रदेश का भाजपा का, उसके अंदर जो अंतर विरोध है, क्या वह भी कहीं ना कहीं बाई इलेक्शन के अंदर भी उसकी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, ये योगी आदित्यनाथ की कुर्सी का एक सम्मान की बात है, उनके अपने एक राजनीतिक वजूद की बात है। लगातार योगी दूसरी बार जीते हैं, नंबर से जीते हैं। ठीक है, पहले से जैसे मोदी जी के कम नंबर हुए वैसे ही योगी जी के भी कम नंबर हुए। वहां समाजवादी पार्टी जहां 43 40 42 पे थी, बढ़ के 100 समथिंग हो गई, 120-25 आए थे, ठीक है, उसमें से रालोद अलग हो गई। लेकिन कुल मिला के अगर देखिए तो फ्रॉम द फर्स्ट डे जब योगी जी सत्ता में आए थे, मैं 2017 की बात कर रहा हूं, एट दैट टाइम केशव प्रसाद मौर्य के को पूरे प्रदेश का बीजेपी का प्रभार दिया गया था। वो उस वक्त प्रदेश की कमान संभाले हुए थे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और चुनाव बहुत अच्छा जीता गया। तो ऐसे में जाहिर बात है कि अगर आप कोई अचीवमेंट करते हैं और आपको उसका रिजल्ट ना मिले, उसको आपको उसकी रिजल्ट तो मिली गया, खैर आपको उसका कोई पुरस्कार ना मिले, तो जाहिर बात है दिल में कहीं ना कहीं टीस तो रही जाती है। वही टीस है जो लोकसभा के बाद दोनों उप मुख्यमंत्रियों ने सोचा
कि हम दिल्ली जाके कुछ करते हैं तो शायद यहाँ कुछ हिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व से ऊपर भी संघ का जिस तरह से दखलंदाजी थी, और बीजेपी के जो अध्यक्ष थे नड्डा जी ने जो एक इंटरव्यू में जो बोला, उससे संघ बहुत ज्यादा, जिसे कह लीजिए आपकी हताश हो गया था। संघ के सारे कार्यकर्ता हताश हो गए थे कि आपकी सरकार है और आप ही की सरकार आपको किनारे कर रही है। तो ये चीजें मैटर करी, और ये पूरा मिला जुला के संविधान और आप सब जोड़ लीजिए, जितना गाय बछड़ा मंगलसूत्र क्या क्या नहीं आया, तो उन चीजों पे अगर आप सारी चीजें देखिए तो वो उसका परिणाम बीजेपी ने ही भोगा है, और उसका रिजल्ट बीजेपी को ही मिला है। वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसको कैश करा ले गई, और ये सीटें जो बढ़ी हैं वो उसी का नतीजा था। तो ऐसे में अब बीजेपी उस तरह का कोई ना हरकत करना चाहती है। हाँ, रही बात केशव प्रसाद मौर्य की, तो जाहिर बात है वो क्या कहते हैं उसको, केंद्रीय नेतृत्व के गुड बुक में है, और लवर बॉय टाइप है कि कोई भी चीज होती है तो उनको सबसे पहले बुलाया जाता है, भले ही नेतृत्व आदित्यनाथ जी का हो, लेकिन आदित्यनाथ जी से सिर्फ गंभीर मसलों पे बात होती है। बाकी जितनी दौड़ ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले 8 महीने में की है, वो आप खुद जानते हो, उतना मुख्यमंत्री नहीं गए होंगे दिल्ली, ना उनको बुलाया गया होगा। ये 8-8 दिन 6-6 दिन कौन सी ऐसी चीज थी, कहां किससे मीटिंग हो रही थी, सब चीजें धीरे धीरे खुल के सामने आ रही हैं कि पीछे कौन लोग थे। वो यही चाह रहे थे कि किसी तरह सत्ता वहां पे जो सीट्स पे बैठा व्यक्ति है उसको हटा के योगी जी की कुर्सी हिलाई जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि संघ वहां पे तुरंत बीच में आया, संघ की पसंद थे, और संघ ने फिर जिस तरह से तिरस्कार संघ का लोकसभा में हुआ था, बीजेपी ने माना कि ये गलती हुई है और इसी का परिणाम हुआ है। अब देखिए सब सही है, अब संघ की भी सुनी जा रही है और सारी चीजें अब लाइन पे आ रही है जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये बड़े प्रश्न हैं जो बीजेपी राजनीति में लगातार चल भी रहे हैं, चर्चाओं के केंद्र बने हुए हैं कि आखिरकार जो वर्चस्व की लड़ाई है आपस में नेतृत्व के अंदर, वह भी बड़ा मुद्दा तो है ही राजनीति के अंदर। अच्छा, अखिलेश यादव के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें अगर अखिलेश यादव, क्योंकि अगर बात करें विधानसभा चुनाव जो 27 में होने हैं, लगभग आधा समय पूरा हो चुका है 22 के बाद, और अभी मतलब 2 साल, 2.5 साल, आज के हिसाब से बात है 27 में 3 साल है, लेकिन लगभग आधा टर्म पूरा हो चुका है। तो ऐसे में जो यूपी के 27 की लड़ाई है, क्या पूरा फोकस अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया उस पे, और जो उपचुनाव में जो बिसात बिछाई गई है उसी के दृष्टिकोण से पूरा एक आने वाला जो समय है राजनीति का उत्तर प्रदेश की, उसके हिसाब से पूरी राजनीतिक बिसात बिछाई गई है उपचुनाव के अंदर भी बीजेपी और समाजवादी पार्टी के देखिए द्वारा? देखिए देखिए बीजेपी तो चाहती है कि अगर जैसे अंदर की बात करें तो नेतृत्व परिवर्तन की बात अक्सर चलती रहती है भाई। यूपी में अक्सर रहता है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन कौन के चक्कर में आपस में इतनी तीनों जो बड़े नेता हैं उनमें जो लड़ाई होती है वो चीजें गड़बड़ हो जाती है, और जब वो गड़बड़ होती है तो इसका फायदा अखिलेश यादव या अन्य दल जो भी है, चाहे वो वैसी आ जाए चाहे कोई आ जाए, तो यहां पे अब दो फाड़ अगर हो चुका है सारी चीजें, तो इन चीजों को देखते हुए बीजेपी अब इन जो शीर्ष उप मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के बीच में कोई भी ऐसी टसन नहीं चाहती कि जो एक पब्लिक में मैसेज जाए। अगर पब्लिक में ये मैसेज गया फिर दोबारा इन 2 सालों में जो बचा गया है, तो जाहिर बात है कि बीजेपी को बड़ा डंट लगेगा। और अखिलेश यादव ने भी काफी हद तक जो गुंडागर्दी और जो माफियावाद था समाजवादी पार्टी के बीच में, और इनके जो देखिए इस तरह के एलिमेंट हर पार्टी में रहते हैं, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई हो, लालू हो चाहे वो नीतीश हो, सब में बाहुबली है, सब में बड़े धन पशु भी है जिसे कहिए। पैसा कमाने के बाद जब आदमी लास्ट में देखता है क्या करना है तो कौन चलो टिकट ले लेते हैं, और इन लोगों को टिकट आसानी से किसी शरीफ आदमी को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मिलता है, लेकिन जिसके पास पैसा रहता है जो लड़ने की ताकत रहती है उसी आधार पर उनको टिकट दिया जाता है। वरना वजह क्या है कि आखिरी टाइम पे 48 घंटे पहले अगर बीजेपी किसी ऐसे आदमी को टिकट देती है, जैसे आप कानपुर का मैं एक उदाहरण दूं छोटा सा, और वो अवस्थी को टिकट देती है और वो चुनाव जीत जाते हैं, वो भी पत्रकार रहे हैं और अचानक से उनका नाम कहीं नहीं था, सीधे उनको सांसदीय का टिकट मिल गया। तो ऐसे लोग जब जीतते हैं तो आखिर उसके पीछे वजह क्या रहती है?
तो वो चीजें हर, देखिए आपके क्षेत्र में लोग भी देखते हैं, क्योंकि ये विधानसभा का मामला है, तो विधानसभा सभा में जो एक आक्रोश लोकसभा में था, वो आक्रोश को खत्म करने के समय में योगी आदित्यनाथ सरकार ने काम कराए हैं, क्षेत्रों में नेताओं को भेजा है। वही अखिलेश यादव ने वो जितनी भी कमियां सरकार की है, वो सब चौराहे चौराहे और सब नेताओं को ले जाके अपने लोकल लेवल पे बहुत ज्यादा उन्होंने प्रचार किया इसका, कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। साथ में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं विधानसभा, तो छोड़ दीजिए, जब अयोध्या आ रहे, अयोध्या का जो नैरेटिव गढ़ा गया है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो जब इस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के नेता बीजेपी के नेताओं को टोंट मारते हुए कसते हैं, तो ये चीजें काफी हद तक हर्ट करती है उन लोगों को भी जो जानते थे कि अयोध्या जीतना चाहिए था बीजेपी को, लेकिन हार की वजह समाजवादी पार्टी के नेता तो साफ बात बोलते हैं, और जनता ने सिर्फ इसलिए हराया कॉम्बिनेशन, वहां भी कॉम्बिनेशन काम आया। अवधेश प्रसाद उस जाति से बिलोंग करते हैं जो सबसे ज्यादा है और जो बीजेपी के साथ था, लेकिन बीजेपी चूंकि हमेशा लल्लू सिंह और इस टाइप के टिकट देती थी, तो उनके सामने अगर ऐसा दलित चेहरा आता है तो जाहिर बात है उस समाज में जाता है हमारा आदमी खड़ा है। तो जो समाजवादी पार्टी और प्लस बीजेपी का जो ये एक बड़ा वोट बैंक कटा, उससे बीजेपी को डंड लगा। और अब की बात देखिए, अखिलेश ने भी बड़ा फूक फूक के कदम रखा है और देखिएगा रिजल्ट कुछ अप्रत्याशित आएंगे। मुझे लगता है कि जहां तक अगर दोनों में से जो नंबर अगर मैं ज्यादा कहूं, तो ये सरकार रहते हुए बीजेपी अगर इस चीज को नहीं कर पाती है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज 2027 के लिए भी जाएगा और एक सरकार के ऊपर भी प्रचिन्ह लग जाएगा। इस बात को आप लिख के रख लीजिए। तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आज जाना मीरापुर और साथ ही रोड शो करना जयंत चौधरी का, ये दर्शाता क्या आपको? यानी सबसे ज्यादा अगर अहमियत है आखिरी दिन कहीं जा रहे हैं आप, तो वो सीट जो सीट विवाद, आपका कनेक्शन में दिक्कत आ गई है, फ्रीज हो गए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, फ्रीज हो गए हैं आपका वीडियो। आवाज आ रही है? अब आइए, अब आइए। तो चीजों को आप इस चीज को समझिए कि अगर समाजवादी पार्टी इस तरह से रहती है और रालोद और उसके बीच में जो ट्यूनिंग है, अगर वो बरकरार रहती है, बीजेपी वाला चक इधर आता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और बाकी जो गठजोड़ मैंने पहले भी आपको कई उसमें बताया है, जो जातिगत आंकड़ा है वो अगर सही रहता है, तो फिर बीजेपी के साथ मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी वो जाट कम्युनिटी से लेके सारे, क्योंकि मुसलमानों में भी जाट आते हैं और ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है, अगर एक भी हटता है तो कितना कवर अप कर पाएगी बीजेपी, ये सोचने वाली बात होगी। बस इसी पे ही सारा मीरापुर पे फोकस है। और आखिरी दिन बिल्कुल। जाना सभी नेताओं का, सभी बड़े नेताओं का, जो दो मेन है, और ओवैसी का आना, ये भी बड़ा एक समाजवादी पार्टी को डंट पहुंचा सकता है। मैं ये मानूंगा कि जिस तरह का बीजेपी को तो नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है अगर जो वैसी बोल के गए हैं उसका असर दिखाता है। लेकिन जहां मेरी अपना अगर आप कहिए बात, तो ओवैसी की बातों का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अगर असर पड़ रहा होता तो विधानसभा छोड़िए, लोकसभा में ओवैसी की स्थिति कुछ और होती। पूरे देश भर में दौड़े हैं, देश भर में दर्जनों सीटों पे खड़ा किए, लेकिन जो रिजल्ट आया वो अप्रत्याशित उनके लिए भी था। और खुद तेलंगाना में क्या किया उन्होंने वो समझाते, जहां की उनकी नींव है, तो नींव उनकी हिली हुई है, तो बाकी छोड़ दीजिए आप। तो यहां पे नंबर आपके फिर 1-1 आ जाएगा, और अखिलेश और योगी आदित्यनाथ यही दो फाइट में है, और कोई तीसरी पार्टी फाइट में है नहीं। जी बिल्कुल, बिल्कुल, यही बात है कि अखिलेश वर्सेस योगी का आदित्यनाथ का चुनाव है, व्यक्तिगत रूप से भी है, और क्योंकि दोनों की प्रतिष्ठा ही दांव पे लगी हुई है कि कौन बढ़त बनाकर अपनी जो राजनीतिक पकड़ है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो साबित करता है। अच्छा, कार्यक्रम में अंत में आते हैं, मायावती के बिना कोई चर्चा इस समय पूरी नहीं होती। बहुजन समाज पार्टी की बाई इलेक्शन लड़ रही है, और अगर बसपा के इतिहास से बात करें तो इतिहास के अनुसार तो बाई इलेक्शन मतलब बसती रही है, हमेशा कभी लड़ी नहीं है बाई इलेक्शन में, लेकिन इस बार में बाई इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ऐसे में बसपा की राजनीति को आप किस तरह से देखते हैं कि क्या जो उनका नीति रीति रही है, क्या कुछ चेंज हुई है उसमें? क्योंकि बाई इलेक्शन लड़ना बसपा की नीतियों में कभी नहीं रहा, या आकाश आनंद की
जो राजनीतिक पकड़ है उसे स्थापित करने के लिए बाई इलेक्शन का उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया, क्या लगता है आपको? देखिए, मैं पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, और मायावती इस वक्त बहुत पार्टी, मायावती बहन जी की पार्टी बहुत ही जिसे कहिए जो शुरुआती स्तर था पार्टी का, उससे अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। आज की डेट में 9% वोट बहुत बड़ा वोट नहीं होता, और उससे ज्यादा मायावती के यहां सेकंड लाइन का तैयार ना होना। मैं बड़ा सामान्य भाषा में अगर बताऊं, आज आप अखिलेश यादव को टेंपो में बैठा दीजिए और कहीं उतार दीजिए, खाली टेंपो किसी मेरठ के चौराहे पे उतर जाए, तो बताइए कितने लोग आएंगे। आज आदित्यनाथ जी हो, वो अगर उतर जाते हैं तो कितने लोग आएंगे। वहीं पे अगर आकाश आनंद को उतारिए, जिनके हाथ में नेतृत्व में कमान सौंपी जा रही है, वो कौन आएगा, कितने लोग पहचान पाएंगे। तो बहन जी की बात एक अलग है, और बहन जी को भी अगर उतारा जाए तो उनके साथ भी आज वो नहीं है। वो एक समय था जब ये चीजें बहुत ज्यादा दलित आंदोलन में काशीराम की भूमिका, उनके संघर्ष की भूमिका, गांव गांव जाने की भूमिका, उनका जमीन रहने पे, उनकी वो जमीन से जुड़े थे और वो गांव में रह के रुकते थे। मायावती कितनी बार रुकी है? वो सीधे उनको जैसे पकी पकाया थाली मिल जाती है आपके पास, उसमें सब कुछ सजा हुआ है, पूरी है, सब्जी है, सारी चीजें हैं, तो वो थाल लेके अगर कोई बैठा है, जिसे हम लोग कहते हैं कि बड़े बाप की औलाद है, सब कुछ मिल गया, कार बंगला गाड़ी घोड़ा सब मिल गया, नौकर चाकर, अब उसको इसको मेंटेन करना है। तो अगर आपके परिचय में कुछ आईएएस या आईपीएस होंगे या बहुत बड़े वो होंगे अधिकारी, जिनके लड़के कुछ नहीं कर पाए, और वो आज की डेट में मैं भी कईयों को जानता हूं जो एसी का, बिजली का बिल नहीं दे सकते, घर में 8 एसी लगे हैं, पिताजी गुजर गए, जब तक थे तब तक जलवा था, आज वो उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे। वही कमोबेश हाल मायावती का है। उन्होंने बना के दिया, जब तक उनका समय था, काशीराम जीवित थे, काशीराम के बाद भी मायावती ने काफी मेंटेन किया, वो उनकी लेगेसी थी। लेकिन आज ये लेगेसी एकदम जमीन के नीचे आ चुकी है, और अगर ये लोग जैसे नहीं निकले, देखिए मायावती को जान का खतरा, पूरी सरकार भर रहा। जैसे आज मोदी जी कहते हैं मुझे जान का खतरा है, अगर प्रधानमंत्री हमारा अगर इतना असुरक्षित है, तो बाकी जनता को भूल जाइए। तो कुल मिला के ये है कि आखिर वजह क्या है बहन जी का इतना डरने की? वो बाहर क्यों नहीं? अखिलेश यादव को देखिए, वो बाहर भी निकलते हैं, वो खुलेआम जैसे चीजों को, जो जनता से जुड़ाव रहता है, वो जनता से जुड़ाव दिखता है। राहुल गांधी को देखिए, मोदी जी को देखिए, वो अक्सर होता है भीड़ में चले जाते हैं, मगर मोदी एंड आपका जो अखिलेश है और आपका मायावती, तीनों को जब आप एक लाइन में रखेंगे तो सबसे ऊपर नंबर आप किसको रखेंगे और सबसे निचले पायदान में रखेंगे किसको? हम फर्स्ट सेकंड छोड़ देते हैं, लेकिन तीसरे नंबर पे हर हाल में मायावती रहेगी। तो जिस पार्टी की अगर यही अगर एक इमेज है कि बहन जी के नाम का ही आज खा रहे हैं, तो कब तक खाएंगे? आज तो स्थिति ये हो गई कि एक सीट नहीं आ रही है, लोकसभा शून्य हो गए, विधानसभा में एक आई, वो भी पर्सनल, वो उसकी अपनी छवि थी। तो ये चीजें मायावती को बैठ के और एक बार उनके चिंतकों को, जो भी चिंतक है उनके, विचार करना पड़ेगा कि आखिरकार ये मूवमेंट कौन सा चलाएं। उनसे तेज तो रावण मेहनत कर रहा है। फिर मायावती की उम्र भी आती है, अब वो उम्र रही नहीं कि आज से 25 साल पहले जो उनकी एनर्जी थी वो उतना दौड़ लेती थी, आज वो एनर्जी भी उनकी नीचे है। तो आपको दूसरे सेकंड उसका नेता तैयार करना पड़ेगा, उसको ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि उसके बाद उसकी कही हुई बात को बैक ना किया जाए, जो लोकसभा में किया गया था। वो हमलावर हुआ, आपने उसको पीछे खींच लिया, यानी लोगों को पता चला कि इसकी लगाम आपके हाथ में है। जब तक आप उसे छोड़ेंगे नहीं तब तक रिजल्ट मिलेगा नहीं। घोड़ा जब तभी दौड़ पाता है जब घुड़सवार उसको पूरी फ्रीडम देता है, तभी वो रेस जीतता है। अगर वो लगाम कस के रखेगा तो वो कभी नहीं जीत पाएगा, वो किसी भी ब्रीड का घोड़ा हो। पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसी ही होती है, अपने नेताओं को छोड़ती है, उसमें चाहे बीजेपी हो, चाहे नफरती भाषण को बीजेपी लेके कुछ नेताओं की लगाम कभी टाइट करती है, कभी छोड़ देती है। तो जो छोड़ देती है वो बोल देते हैं, जिनको टाइट कर देती है वो किनारे उड़ जाते हैं। तो ऐसी चीजों को यही प्रयोग अब और पार्टियां बीजेपी से सीख के कर रही है। तो अब ये मायावती कब सीखेंगी, ये ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाएंगे, ये बताएंगे मायावती
और मायावती के जो साथ में जो थिंक टैंकर हैं वो बताएंगे। तो मायावती के लिए बहुत बुरा समय चल रहा है, और इनके जो उम्मीदवार भी हैं वो किसी सीट पे वो थोड़ा बहुत आपका गणित बिगाड़ सकते हैं, वो भले बीजेपी के बिगाड़े चाहे समाजवादी पार्टी की बिगाड़े, वो बिगाड़ने के लिए आए लेकिन जीतने के लिए नहीं आए हैं। वो चाहे 5,000 पाए, अभी तो देखिए कितनों में जमानत जब्त होती है। अगर जमानतें जब्त हुई बसपा की, तब सोचिए क्या हाल रहेगा। हर जगह पूरी मीडिया में फाइट दो दो लोगों में, बीजेपी और सपा में। ऐसे में बसपा का नाम ही ना आना, तीसरा पक्ष कोई चर्चा में नहीं ऐसे आ में रहा। बसपा का नाम ही ना आना क्या ये तो नहीं दर्शाता कि जमानत जब्त होने की नौबत आ रही है? और 10 में से अगर 7 में जमानत जब्त हो गई, तब बीजेपी बसपा का क्या वजूद रहेगा? बहन जी की क्या इज्जत रह जाएगी? इसीलिए बहन जी पहले नहीं लड़ती थी कि जब आओ तो खुल के आओ, वरना आधे पीछे ना आओ। फिर बहन जी ने कितनी रैली की, कहीं रोड शो किया, किसी गांव में गई, चुनिंदा, आप उसको 5 में खत्म हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा खौफ है जो आपको पार्टी से ऊपर ले जाता है? तो ये चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है बसपा के लिए, और जब तक बसपा इस पर विचार नहीं करेगी, मुझे नहीं लगता कि बसपा जी जी, जी, बिल्कुल बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि किस तरह से जो यूपी की राजनीति है किधर जा रही है, और साथ ही बसपा को लेकर भी तमाम बातें जो राजनीतिक हलकों में है उस पर भी कहीं ना कहीं आपने उसी को आगे बढ़ाया। तो बसपा की राजनीति के दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि वह अपनी राजनीति को क्या दिशा देने का प्रयास कर रही है। और अगर चुनाव में उन्हें उम्मीद मुताबिक कुछ सफलता नहीं मिलती है या उनका अच्छा वोट वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो बसपा के लिए चुनौती और बढ़ जाएगी यूपी की राजनीति में। और साथ ही समाजवादी पार्टी बीजेपी के अंदर जिस तरह से आपस में आमने सामने का मुकाबला इन बाई इलेक्शन में देखा जा रहा है, वह भी कुछ बहुत सारी चीज बताता है कि यूपी की राजनीति दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है। और किस तरह से कौन ज्यादा बढ़त बनाता है भी पूरे अब 20 तारीख को चुनाव हो ही जाएगा, मतदान हो जाएगा। 23 तारीख में वोटिंग में कुछ ही दिन है, काउंटिंग में कुछ ही दिन रह गए हैं। मतदान और काउंटिंग दोनों 20 और 23 में है। उसके पश्चात तस्वीर साफ होगी कि देश की और प्रदेश की राजनीति की दिशा किधर जा रही है, मतदाता किस तरह की राजनीति को चुन रहे हैं, किस तरह की राजनीति को चाहते हैं आने वाले समय में। इन्हीं शब्दों के साथ आज चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला और पूरे विषय को बहुत धन्यवाद। अच्छी बात किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।